Good afternoon, class. Today's topic विदेश में भारतीय उद्यम। अब ये क्या बात कर रहे हैं? लास्ट हमने कॉमन लॉ पढ़ा था। विदेशों में भारतीय उद्यमी कैसे हुए, कैसे पहुँचे? विश्व अर्थव्यवस्था की विकसित हो जाने के पश्चात विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ एवं फसलें उगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए जो बाजार और बैंकों से ब्याज पर धन लिया जा सकता था, किंतु छोटे मोटे किसानों को पैसा नहीं मिल पाता था। यहीं से देसी साहूकार और महाजनों का उदय हुआ। ये महाजन एशिया में निर्यात हेतु फसल उत्पादन के लिए ऋण देते थे। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से ऋण लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की व्यवस्थित प्रणाली होती थी। शिकारीपुर, श्रॉफ और नटकोटिया चेट्टियार उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिणी और पूर्वी एशिया में निर्यातोन्मुख फसलों की खेती के लिए कर्ज देते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देशी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। बादरी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले। उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय एवं विदेशी वस्तुएं मिलती थीं। यह एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन क्या होने लगी थी, बढ़ने लगी थी। यानी इस टॉपिक में इस चीज़ की बताया गया कि भारतीय उद्योगों ने विदेशों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और धीरे धीरे वो भी पूंजीपति होने लगे। भारतीय व्यापार, उपनिवेशों और वैश्विक व्यवस्था, यानी भारतीय व्यापार, भारत जो है अपने देश से लेकर दूसरे देशों में भी क्या करने लगा, कपड़ों का, सूत का, है ना, इस सब चीज़ों का क्या करने लगा, व्यापार करने लगा। चाय का, नील की खेती से जो नील उत्पादन होता था वो भारतीय बाज़ारों से खरीद कर कहाँ, विदेशी व्यापारों में वो लोग बेचते थे। भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करने का पता चला कि सूती कपड़े के निर्यात में निरंतर कमी कहाँ ही रुझान दिखाई देता है। 1800 ईस्वी के आसपास निर्यात में सूती वस्त्रों का 30% था, जो 1815 ईस्वी में घटकर 15% रह गया। 1870 ईस्वी तक यह अनुपात केवल 3% रह गया। कपड़े के व्यावसायिक निर्यात में गिरावट के पश्चात भी किंतु निर्यात हो रहा था। यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि आंकड़ों के आधार पर निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा है। यानी क्या है कि 1812 से 1871 ईस्वी के मध्य भारत में कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% तक पहुंचा। कपड़ों की रंगाई के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले नील का भी भारत से कई दशक बड़े पैमाने पर बाहरी देशों के निर्यात किया जा रहा था, जैसा कि हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। देखिए, मैंने बताया था कि जो नील की खेती होती थी उस पर अंग्रेजों का आधिपत्य घोषित हुआ। फिर उसमें बड़े पूंजीपतियों, साहूकारों का भी उसमें अधिकार हुआ और वो लोग नील की खेती करके विदेशी बाज़ारों में, यानी ब्रिटेन में भेजने लगे, बेचने लगे और वहाँ से उन लोगों ने बहुत मुनाफा कमाया। आगे बात हो रही है कि जब 1820 ईस्वी के दशक में चीन की काफ़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाना शुरू हो गया। कुछ समय के लिए तो भारतीय निर्यात में अफीम का भाग ही सर्वाधिक रहा। उस समय ब्रिटेन सरकार भारत में अफीम की खेती करवाकर उसको चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम को निर्यात करके ब्रिटिश सरकार को भी जो धन प्राप्त होता था, उसके बदले चीन से ही चाय और अन्य पदार्थों का आयात किया जाता था। संपूर्ण 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजार में ब्रिटिश निर्माणकर्ताओं की अधिकता हो गई। खाद्यान्नों और कच्चा माल जो भारत से निर्यात किया जाता था, उसमें ब्रिटेन में वृद्धि हो गई। भारत द्वारा ब्रिटेन को भेजे जाने वाले माल की अपेक्षा ब्रिटेन से भारत भेजे जाने वाले माल की दरें ऊंची होती थीं। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में ब्रिटेन को हमेशा ही फायदा होता था। यानी कुल मिला के भारतीय बाजारों का शोषण किया ब्रिटेन ने।
हमेशा छोटे कम पैसों में खरीद कर उसे अधिक से अधिक मूल्यों में दूसरे देशों में बेचता था। देखिए, अफ़ीम की खेती करवाता था। अफ़ीम की खेती आज भी होती है। अफ़ीम की खेती है तो एक नशा युक्त होता है, पदार्थ है। उससे क्या होता है कि नशा करते हैं और लोग जो है इसका बहुत ही अच्छी तरीके से सेवन करते हैं विदेशों में। आप फॉरेन कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, चाइना हुआ, भारत को छोड़कर, भारत में भी हैं, ऐसी बात नहीं है। भारत के गोवा राज्य में, गोवा पंजाब में अफ़ीम जो ड्रग्स, आपने सुना होगा ड्रग्स का नाम, उसका जो हम लोग कहते हैं ड्रग्स, उसका भी आज तक भी व्यापार होता है। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, महायुद्ध हुई, उसके जैसे भी किसी भी देश के बीच में, देश दूसरे देश के बीच में जब युद्ध होता है तो उस समय अनेक देशों की अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, टूट जाती है, कमज़ोर हो जाने लगती है, ठीक है, संकट में आ जाती है, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा पैसा, धन, खर्च जो है कहाँ लग जाता है, युद्ध में। ठीक, आगे युद्धकालीन रूपांतरण। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण शक्तिशाली देशों की परस्पर औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनकी साम्राज्यवादी नीतियों था। जैसा कि आप जानते हैं कि युद्ध दो खेमों के बीच लड़ा गया, एक तो मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, तथा दूसरी ओर केंद्र शक्तियाँ यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। ये सब हारे और ये तीनों मित्र राष्ट्र संघ जीत गए। 1914 में जब यह युद्ध शुरू हुआ तो उस समय अधिकांश सरकारों को ऐसा लग रहा था कि युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक समाप्त हो जाएगा, परंतु यह युद्ध 4 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा और पूरे देश की क्या हो गई, अर्थव्यवस्था गिर गई। ब्रिटेन में भी खाने के लाले पड़ गए और जर्मनी में भी कई देशों में क्या है, इस युद्ध ने संकटग्रस्त कर दिया, महाकाल अकाल पड़ गया। ठीक है, आगे विश्व युद्ध में युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पन्न करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्ध की आवश्यकता के मद्देनजर पूरे समाज को बदल दिया गया। जब पुरुष मोर्चे पर चले गए तो उनके कार्यों को संभालने के लिए घर की महिलाओं को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब तक सिर्फ पुरुषों का ही काम माना जाता था। इस युद्ध की वजह से विश्व की सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध बिखर गए। अब से एक दूसरे से प्रतिशोध लेने पर उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिका बैंकों तथा अमेरिकी जनता से भारी ऋण लेना पड़ा। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कहने का मतलब यह है कि युद्ध के पश्चात दूसरे देश में अमेरिका व उनके नागरिकों की संपत्ति की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारी या उनको नागरिकता की संपत्ति से कहीं ज़्यादा थी। यानी ये कह रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध में हमेशा बेटा ध्यान रखना, दो लोगों के बीच में जब होता है ना, तो वहाँ पर क्या होती है, महामंदी हो जाती है और आर्थिक व्यवस्था क्या होती है, चरमरा जाती है, यानी गिरने लग जाती है और संकट उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण ये व्यवस्था उत्पन्न हुई कहाँ, दूसरे विश्व युद्ध में। आगे कह रहा है कि महामंदी क्या होती है। 1929 में मेन पॉइंट ले रहा हूँ, 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई और 1930 के दशक के मध्य तक बनी रही। इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में अत्यधिक गिरावट को महसूस किया। इस मंदी का असर सभी देशों में एक समान नहीं था, परंतु सामान्य रूप से ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में कृषि उत्पादों की कीमतों में सबसे ज़्यादा और लंबे समय तक कमी बनी रही। इस महामंदी के कई कारण थे, हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी क्षीण थी। इसका पहला कारण था कि कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या का बने रहना था। इसके कृषि उत्पादों का मूल्य घट गया। किसान ने अपनी संपूर्ण आय को बनाए रखने के लिए उत्पादन का विकास करने का प्रयास किया, जिससे कम कीमत पर ही सही परंतु ज़्यादा कच्चा माल पैदा करके वे अपना आय स्तर बनाए रखे। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादन की उपस्थिति और भी ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण कीमतें और ज़्यादा नीचे आ गई। खरीदारों की कमी के कारण कृषि उपज बाजार व खेतों में पड़ी सड़ने लगी। दैट्स ऑल, आज क्लास यही समाप्त होती है। गुड डे, थैंक यू।